सो गाइज दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर एम्स एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी बात करी थी अबाउट द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जिनसे बहुत ज्यादा हाई चांसेस है क्वेश्चन आ सकते हैं। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट बुक लिस्ट जो आपको फॉलो करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अब भाई इतना सारा पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो कोई सी बुक नहीं उठानी है, जो मैं बुक्स बताऊंगी उन्हीं से तैयारी करके जाना। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इस सीरीज के लास्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। सो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी और बेस्ट प्लान टू स्टडी एनी सब्जेक्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो आज है इस सीरीज का पार्ट 2। Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new to this channel or watching this video or me for the very first time, it will just take a minute of you to subscribe to my channel for such informative videos। तो मैं आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। एंड हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इस चक्कर में, सो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। एंड आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स भी दे रखा है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। सो इफ यू वांट टू डायरेक्टली वॉच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड स्किप टू दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी मिल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है हमारा एनाटॉमी का। अब एनाटॉमी देख के हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि एनाटॉमी की एक तो इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं कि हम देख के चकरा जाते हैं कि इतना तो हम अगर 6 महीने में ही पढ़ेंगे ना तो भी हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्पेशल तो खत्म होने वाली है नहीं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं एम्स एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला आपका कंप्लीट अपर लिम एंड कंप्लीट लोअर लिम। तो अपर लिम लोअर लिम में आपकी नर्व्स, मसल्स, बोन, ब्लड सप्लाई, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं फॉर बोथ अपर लिम एंड लोअर लिम। इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते, सरफेस एनाटॉमी वगैरह ये सब आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपके जॉइंट्स, टेंडन, लिगामेंट, कौन कौन से टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। एंड अगर आपने BD 84 से पढ़ी होगी एनाटॉमी, तो एक उसकी जो छोटी हैंडबुक मिलती है वो भी आपको कंप्लीट पढ़ के जानी है इन एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में आपकी जो हैंडबुक वाली बुक है वो प्लस दी अपर लिम एंड दी लोअर लिम। अपर लिम एंड लोअर लिम में आई एम ओनली स्टिकिंग इंडिविजुअली एंड सोली टू अपर लिम एंड लोअर लिम ओनली। इसमें थोरैक्स, वॉलेक्स एंड एब्डोमेन का पार्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू स्टडी इज न्यूरो एनाटॉमी। सो न्यूरो एनाटॉमी में मैं आपको थोड़ा और रिफाइन कर देती हूँ। तो आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ब्रेन की लोब्स, उनका फंक्शन क्या होता है, दी ट्रैक्ट्स, बोथ दी असेंडिंग एंड दी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आपको ये पढ़ने हैं। स्पाइनल कॉर्ड का पूरा आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट न्यूरो एनाटॉमी। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जगह पे एनाटॉमी में ना आपको क्लिनिकल एनाटॉमी के बॉक्सेस मिलते हैं फॉर अपर लिम, लोअर लिम एंड न्यूरो एनाटॉमी एज वेल। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आपको जो क्लिनिकल कंसेप्ट्स हैं वहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हो और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। सो एनाटॉमी में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, राइट। सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हम पूरा तो डेफिनेटली नहीं पढ़ सकते। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी, ये पूरी यूनिट अगर आपने एक ही जन से पढ़ा होगा तो चैप्टर वाइज डिफरेंशिएशन दे रखा है हर यूनिट का, हर टॉपिक का। सो उसमें से आपको नर्व फिजियोलॉजी एंड मसल फिजियोलॉजी ये तो पूरी पढ़ के ही जानी है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। दूसरा आपको कार्डियोवैस्कुलर एंड दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। फिजियोलॉजी में ही एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक पार्ट होता है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। होल एंड सोल फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या क्या है। सो बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी जो कि इनिशियल चैप्टर्स होते हैं हर बुक में, वो तो आपको पढ़नी है। बेसिक फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, वो पढ़ना है। उसके अलावा आपको पढ़ना है नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी, देन दी कार्डियोवैस्कुलर एंड दी रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। सारे टॉपिक्स के अलावा आपको फिजियोलॉजी में कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाते हो इन फिजियोलॉजी, सो इट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमैकेनिक्स। सो बायोमैकेनिक्स एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पढ़ के जाओ और ये मत पढ़ के जाओ। आपको सारे ही टॉपिक्स, सारे ही जो टॉपिक्स चैप्टर्स हैं नॉर्किन की बुक के, आपको सारे पढ़ के जाने हैं। सो बायोमैकेनिक्स के लिए आप सिर्फ नॉर्किन की बुक को रेफर करना एंड उस बुक में जो भी दे रखा है आपको सब पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ वेरी रेलिवेंट, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हाई फाई लेवल का पढ़ के जाओ, बहुत सारी रिसर्चेस देखो या बहुत हाई फाई बुक्स पढ़ो, नहीं। जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता रही हूँ ना यहाँ पे और जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में घुस के पढ़ना है, बट हाँ इन सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू आपको जरूर पता होना चाहिए। सो बायोमैकेनिक्स में भी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं बायोमैकेनिक के, इन एवरी चैप्टर यू शुड बी वेरी थॉरो एंड क्लियर विद दैट। तो अगर आप कंसेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर आओगे, क्योंकि बायोमैकेनिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। तो आपको कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। बायोमैकेनिक्स आपकी वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है। सो इसमें सब कुछ
ही आपको पढ़ना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एक्सरसाइज थेरेपी, एंड इसी के साथ हम जोड़ लेते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी को भी। सो एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो, हमें पता है कि एज अ फिजियो दीज टू आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दीज आर द होल एंड सोल ट्रीटमेंट। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो घूम फिर के इन्हीं दो डोमेन्स में डिवाइड हो जाता है, आ जाता है। सो इन दोनों में से आप कोई सा भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स एक्सरसाइज थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, इसमें से भी आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना है, आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हो। एक्सरसाइज थेरेपी में आपको सारे जो आपकी ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं, मैकेंजी एरोबिक एक्सरसाइजेज, बैलेंस एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पीआरई के जो उसमें आ जाते हैं, रेजीम्स, पीएनएफ, कोऑर्डिनेशन, सब पढ़ के जाना है। एंड अगेन इलेक्ट्रोथेरेपी में भी आपको सब पढ़ के जाना है, एसडब्ल्यूडी, टेंस, आईएफटी, एमडब्ल्यूडी, यूएस वगैरह सब, यानी कि बेसिक कंसेप्ट से लेके दोनों सब्जेक्ट से बिल्कुल जो हाई एंड टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ के जाने हैं अच्छे से। तो इन दोनों टॉपिक्स में से भी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से भी आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स एंड पीटी ऑर्थो। तो इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम साथ में ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप क्लिनिकल पार्ट पढ़ोगे तो पीटी पार्ट भी साथ साथ ही पढ़ लोगे, अलग से तो पढ़ने बैठोगे नहीं। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो फर्स्ट आर डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीजेस, ठीक है, जैसे कि ओए हो गया, आरए हो गया, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अगेन इनका पीटी मैनेजमेंट भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन कंडीशन। सो देखो, जो भी आप क्लिनिकल पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल ऑर्थो का हो, क्लिनिकल न्यूरो का हो, क्लिनिकल कार्डियो का हो, कोई भी हो, जो कंडीशंस आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली इन इंडिया, वो आपको पढ़ के जानी है। जैसा मैंने आपको बताया, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो गया पहला, दूसरा लंबर लो बैक पेन हो गया, देन थर्ड इज फ्रोजन शोल्डर, फोर्थ इज शियाटिका। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है विच आर वेरी कॉमनली सीन इन इंडियन पॉपुलेशन, एंड इनका वो क्लिनिकल पार्ट भी पढ़ना है, प्लस इनका पीटी मैनेजमेंट भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जॉइंट वाइज भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नी की बात करें तो नी पे लिगामेंट इंजरीज आर वेरी कॉमन, एंकल की बात करें तो एंकल पे एंकल स्प्रेन्स आर वेरी कॉमन। तो आपको जॉइंट वाइज भी जाना है, एंड जॉइंट वाइज आप इनकी क्लिनिकल कंडीशन तो पढ़ोगे ही, साथ में इनके स्पेशल टेस्ट भी पढ़ोगे जो कि बहुत नाम से ही फेमस है। जैसे कि आपका जो एसीएल है, एसीएल का होता है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं लिगामेंट इंजरी में, राइट। तो ये सारे स्पेशल टेस्ट आपको पता होने चाहिए। एंड इनका पीटी मैनेजमेंट, यानी कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम क्या देते हैं ट्रीटमेंट में, वो भी आपको पता होना चाहिए स्टेज वाइज। तो हमें पूरा ओवरऑल बॉडी को भी कवर करना है, मेन कंडीशंस को भी कवर करना है ऑर्थो की, वो जो कि मैंने आपको बता दी है। प्लस हम जॉइंट वाइज भी जाएंगे तो वहाँ पे जो मेन कंडीशंस जो देखने को मिलती हैं, उनके स्पेशल टेस्ट हर जॉइंट के, एंड उनका पीटी मैनेजमेंट वो आपको पता होना चाहिए। टू द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल न्यूरो एंड पीटी न्यूरो। सो इन दोनों को भी अगेन हम मर्ज करके ही पढ़ने वाले हैं। क्लिनिकल न्यूरो पढ़ोगे तो ऑब्वियसली साथ साथ उसका पीटी मैनेजमेंट भी हाथ की हाथ पढ़ लेना, क्योंकि फिर बाद में भूल जाते हो और नहीं समझ पाओगे। सो न्यूरो में कौन कौन से केसेस और कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला आपका स्ट्रोक, देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, देन ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, पार्किंसन डिजीज, सेरिब्रल पाल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन, नर्व रूट सिंड्रोम, ब्रेकियल प्लेक्सस में कोई इंजरी आ गई जैसे कि अर्ब्स पाल्सी हो गया, लंबर प्लेक्सस, लंबोसेक्रल प्लेक्सस में कोई इंजरी जिसकी वजह से शियाटिका नर्व कंप्रेस हो गई है, एंड ये जो जितनी फुट ड्रॉप हो गया, ठीक है, नर्व इंजरीज हो गई, ये आपको पढ़ के जानी है अच्छे से। फेशियल नर्व पाल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, बेल्स पाल्सी, ये सारी कंडीशन कुछ कॉमन कंडीशन है जो कि न्यूरो के केसेस में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, इनका क्लिनिकल पार्ट भी पढ़ना है, प्लस इनका पीटी मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मिक्स करके पूछी जाती है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाता है, व्हाट इज स्पास्टिसिटी, व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क वगैरह, ये सब। तो ये सारे क्वेश्चन न्यूरो में बहुत ज़्यादा कॉमनली रिलेटेड होते हैं, तो आप इनको प्लीज़ अच्छे से कवर करके जाना। एंड जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इनको भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी। अब देखो, कार्डियो रेस्पिरेटरी में सबसे पहले तो आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे, जो कि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर पढ़ के आ रहे हो तो आपको बेसिक्स तो कार्डियो रेस्पिरेटरी क्लियर होंगे कि जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कार्डिक साइकिल क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसे होता है, सारे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ हैं उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपको क्या अच्छे से पढ़ के जाना है, ईसीजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है अगर आप कार्डियोवैस्कुलर पढ़ रहे हो, रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हो।
एंड जो मैं कंडीशंस बताने वाली हूँ उनका पीटी मैनेजमेंट आपको साथ के साथ यहाँ पे पढ़ लेना है। तो कंडीशंस में क्या क्या आ सकती हैं, जैसे कि आपकी ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी। सो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम इन्हीं सारी कंडीशंस को ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम कार्डियो की बात कर रहे हैं तो अगर इसका थोड़ा पीटी मैनेजमेंट देखें तो पीटी मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, स्पायरोमीटर कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज स्पायरोमेट्री, व्हाट इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, एसीबीटी। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हम कार्डियो के पेशेंट्स को देते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन करना, शेकिंग करना, चेस्ट मैनिपुलेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी। सो ये सारी जो थेरेपीज हैं दीज ऑल कम अंडर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको इनके लिए भी काफ़ी थॉरो होना पड़ेगा कि ये सारी थेरेपीज हम कैसे देते हैं, इनके क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। सो दिस यू ऑल हैव टू स्टडी इन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, दैट इज सीबीआर। सो देखो सीबीआर के अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं तो हमारे नंबर तो बनते ही हैं, तो इसके लिए इसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस हैं। सबसे पहला कि डिसेबिलिटी, व्हाट इज डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ के जाना है, डिसेबिलिटी स्केल्स के बारे में पढ़ के जाना है, नेशनल स्कीम्स कौन कौन सी हैं रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बट बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीआर वाले सब्जेक्ट को ऊपर से सुपरफिशियली भी पढ़ के जाओगे सो इट इज़ वेल इनफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं अच्छे से डिटेल में। सो इसको तुम थोड़ा लाइटली ले सकते। कमिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट इज रिसर्च। सो इसमें भी देखो बहुत सुपरफिशियली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाके आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें आप क्या पढ़ सकते हो कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइंस, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव, वेरिएबल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो यही सारी बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको रिसर्च में और कुछ भी ज़्यादा इन डेप्थ या फिर इन डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना भी अगर पढ़ लेते हो रिसर्च में सो इट इज़ वेल इनफ। गाइस इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे अबाउट द कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।